स्वागत है आपका के सिक्को ज्ञान गंगा में। और आज का हमारा टॉपिक है इकोनॉमीज एंड डिसइकोनॉमी स्केल, पैमाने की बचतें और पैमाने की हानियाँ। हमने बात की थी कि पैमाने के प्रतिफल के जो कारण होते हैं वो पैमाने की बचतें और पैमाने की हानियाँ होती हैं। आज हम उनकी डिटेल स्टडी करेंगे। नाउ पैमाने की बचतें क्या होती हैं? पैमाने की बचतें फर्म को तब प्राप्त होती हैं जब उत्पादन का पैमाना बढ़ने के कारण उसकी औसत लागत घटने लगती है, अर्थात उसकी एवरेज कॉस्ट जब कम स्टार्ट हो जाए तो उसको हम पैमाने की बचतें कहते हैं, इकोनॉमीज ऑफ स्केल कहते हैं। ये इकोनॉमी ऑफ स्केल दो टाइप की होती हैं, इंटरनल इकोनॉमीज एंड एक्सटर्नल इकोनॉमीज। पहले बात करते हैं इंटरनल इकोनॉमीज की, पैमाने की आंतरिक बचतें। आंतरिक बचतें फर्म विशेष होती हैं, अर्थात फर्म को खुद के काम के द्वारा प्राप्त होती हैं। ये बचतें फर्म को तब प्राप्त होती हैं जब उसके स्वयं के कार्य द्वारा उसकी एवरेज कॉस्ट कम होती जाती है। दीज आर ओपन टू सिंगल फर्म ड्यू टू हिज ऑन एक्शन एसी स्टार्ट्स रिड्यूसिंग। अर्थात जब फर्म खुद कोई काम करे और उस काम के द्वारा उसकी एवरेज कॉस्ट कम होती जाए तो उसको हम क्या बोलते हैं? आंतरिक बचतें बोलते हैं। ये कई प्रकार की होती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल लेबर इकोनॉमीज। स्टार्टिंग में फर्म जब उत्पादन को बढ़ाती है, अपना स्केल चेंज करती है उत्पादन का, तो लेबर जो श्रम संबंधी बचतें हैं उसको प्राप्त होती हैं। वो क्या करती है कि फर्म में काम का डिवीजन करती है। काम का डिवीजन होने के कारण क्या होता है, जो लेबर है वो उस काम को बार बार करती है। लर्निंग बाय डूइंग प्रोसेस चलती है, जिससे फर्म उस काम में स्पेशलाइज होती है, विशिष्टीकरण प्राप्त करती है उस काम के अंदर, अर्थात उस काम को शीघ्रता से कर लेगी। इसलिए फर्म जो श्रम है वो लेबर को, जो श्रम है वो फर्म को ज़्यादा काम करके देगी, अर्थात फर्म के लिए वो टाइम सेविंग करेगी। नाउ सेकंड इज यूज ऑफ सुपीरियर टेक्नोलॉजी। ये भी हो सकता है कि फर्म जब ज़्यादा स्तर पर उत्पादन करती है तो वो नई टेक्नोलॉजी का यूज करे, नई तकनीक का यूज करे, उससे भी क्या होती है, उसको बचतें प्राप्त होती हैं। नाउ नेक्स्ट इज इंक्रीज डायमेंशंस, आकार संबंधी बचतें। जब फर्म बड़े स्तर पर उत्पादन करती है तो उसको आकार वृद्धि की बचतें प्राप्त होती हैं। जैसे मान लो कोई फर्म है वो सिंगल डेकर बस बनाती है, एक छत वाली बस बनाती है, लेकिन उसको बनाते बनाते वो डबल डेकर बस बना दे उसको, तो उसकी कॉस्ट डबल नहीं होगी लेकिन उसके प्रॉफिट क्या हो जाएंगे? डबल हो जाएंगे। नाउ इकोनॉमीज ऑफ लिंक प्रोसेस। लिंक प्रोसेस क्या होती है कि एक काम से जुड़ी हुई जो काम है उससे दूसरे काम भी करना शुरू करना। जैसे मान लो कोई शुगर मिल है, वो चीनी बनाने का काम तो करती है लेकिन साथ में वो खुद के खेत भी खरीद ले जहाँ वो गन्ने का उत्पादन करे, तो उससे भी उसको क्या होगी? बचतें प्राप्त होंगी। नाउ इकोनॉमीज ऑफ यूज ऑफ बे प्रोडक्ट। जो व्यर्थ के पदार्थ होते हैं उनका प्रयोग करना। फर्म जब उत्पादन करती है तो कई बार जो उसके वेस्टेज बचती है उत्पादन के अंदर, उनको यूज करके भी वो कोई नया प्रोडक्ट बना सकती है। जैसे शुगर मिल में जो चीनी के साथ चीनी को बनाते समय जो वेस्टेज बचती है उसको शुगर मिल जो है वो अल्कोहल बनाती है उससे, तो उसका एक अलग से प्रोडक्ट बन जाएगा और उसका जो व्यर्थ पदार्थ है वो यूज भी हो जाएगा, तो उससे भी उसकी एवरेज कॉस्ट क्या करेगी? डिक्रीज करेगी। इसी प्रकार से कुछ बिस्किट बनाने वाली कंपनियां जो होती हैं वो चॉकलेट बनाती हैं, तो चॉकलेट का जो वेस्टेज बचता है उसको बिस्कुट में यूज करती हैं, तो उससे उनकी वेस्टेज भी यूज होती है और उनकी कॉस्ट भी क्या करती है? डिक्रीज करती है। इन्वेंटरी इकोनॉमीज, स्टॉक संबंधी बचतें। इसमें क्या होता है कि जो फर्में हैं वो जब कच्चे माल की कीमतें कम होती हैं तो उनको ज़्यादा खरीद लेती हैं। वो बाद में जब कीमतें महंगी हो जाती हैं, कीमतें ज़्यादा हो जाती हैं, तो उस समय वो उनके काम आता है। सेल ऑफ गुड्स। कई बार फर्में जब बड़े स्तर पर उत्पादन करती हैं तो बजाय कि वो छोटे दुकानदारों को बेचने के, फर्में क्या करती हैं? खुद की सेल्फ के मॉल खोल लेती हैं, शोरूम ओपन कर लेती हैं, जिससे उनकी जो एजेंट संबंधी जो कमीशन होती है वो बच जाती है, तो इससे उनको क्या मिलता है? बेनिफिट मिलता है। ट्रांसपोर्टेशन इकोनॉमीज। बड़े स्तर पे उत्पादन करने वाली फर्में क्या करती हैं? खुद का ट्रांसपोर्ट ले लेती हैं बजाय कि उसको हायर करने के, बजाय कि उसको किराए पे लेने के। इससे क्या होता है कि लॉन्ग रन में उनको प्रॉफिट होता है और उनकी एवरेज कॉस्ट क्या करती है? डिक्रीज करती है। नाउ अब बात करते हैं एक्सटर्नल इकोनॉमीज की। बाहरी बचतें क्या होती हैं? फर्में जब बड़े स्तर पर उत्पादन करती हैं तो कई बार क्या होता है कि एक ही जगह पर एक प्रकार की कई फर्में एस्टेब्लिश हो जाती हैं, उसको हम उद्योग बोलते हैं। अब उद्योग कोई कार्य करे और उससे एक सिंगल फर्म को फायदा हो तो उसको हम क्या बोलते हैं? एक्सटर्नल इकोनॉमीज बोलते हैं। जैसे सभी रबड़ बनाने वाली फर्मों का समूह क्या कहलाएगा? रबड़ उद्योग कहलाएगा। चीनी बनाने वाली सभी फर्मों का समूह क्या कहलाएगा? चीनी उद्योग कहलाएगा। इसी प्रकार से पेन बनाने वाली सभी फर्मों का उद्योग क्या कहलाएगा? पेन उद्योग कहलाएगा या पेन इंडस्ट्रीज कहलाएगा। तो इन सब के ग्रुप को क्या बोलते हैं? उद्योग बोलते हैं। और अगर उद्योग के काम के द्वारा एक सिंगल फर्म को बेनिफिट होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? एक्सटर्नल इकोनॉमीज बोलते हैं। इस केस में काम तो उद्योग करेगा लेकिन बेनिफिट किसको मिलेगा? एक सिंगल फर्म को मिलेगा। नाउ बाहरी जो बचतें हैं उनमें फर्स्ट आती है इकोनॉमी ऑफ कंसंट्रेशन, केंद्रीयकरण की बचतें। इसमें क्या है कि जो फर्में हैं
वो कई बार क्या होता है एक जगह पे एक ही कार्य फर्म में एस्टेब्लिश हो जाती हैं। जैसे मान लो लुधियाना में जो जौहरी इंडस्ट्री है वो एस्टेब्लिश हो गई, तो उनको कच्चा माल, ट्रेंड लेबर जो है, टूल्स है, वो सभी फर्मों को वहीं पर मिल जाएंगे, उनको बाहर से मंगवाने नहीं पड़ेंगे। तो ये फर्म के लिए क्या है, एक सिंगल फर्म के लिए क्या है, ये बचत है। इकोनॉमीज ऑफ इंफॉर्मेशन, एक सिंगल फर्म जो होती है उसको क्या मिलता है, बाकी सूचना आसान से मिल जाती हैं। अगर वो सिंगल फर्म वहाँ पर है तो हो सकता है कि वहाँ पर ना कोई न्यूज़पेपर आता हो, ना टेलीफोन लाइन हो, ना एजेंट आते हो। लेकिन अगर उसी स्थान पर उस जैसी और फर्में एस्टेब्लिश हो जाएंगी तो क्या होगा, वहाँ पर न्यूज़पेपर भी हो सकता है, एजेंट भी आना स्टार्ट हो जाएंगे, टेलीफोन लाइन सब इसमें मिल जाएगी उनको। तो ये सब जो बचते हैं वो एक सिंगल फर्म को प्राप्त होंगी। इकोनॉमीज ऑफ डिसइंटीग्रेशन क्या होता है कि कई बार क्या होता है कि एक सिंगल फर्म जो काम कर रही होती है वो छोटे कार्य बाकी छोटी फर्मों से करवा सकती है। जैसे मान लो कपड़े के काम में है, वीविंग वो किसी और फर्म से करवा सकती है, रंगाई किसी और फर्म से करवा सकती है, ब्लीचिंग किसी और फर्म से करवा सकती है, प्रिंटिंग किसी और फर्म से करवा सकती है, और ये सारा काम असेंबल करके वो कपड़े को बेच सकती है। क्योंकि प्रत्येक फर्म जो होती है वो प्रत्येक कार्य में स्पेशलाइज नहीं होती, तो वो स्पेशलाइज फर्म से जब वो काम करवाएगी तो उसकी एवरेज कॉस्ट क्या होगी, रिड्यूस करेगी। नाउ अब बात हम करते हैं डिसइकोनॉमीज ऑफ स्केल। नाउ पैमाने की हानियाँ क्या हैं। पैमाने की हानियाँ एक फर्म को तब मिलती हैं जब उसकी एवरेज कॉस्ट इंक्रीज करना शुरू कर दे किसी भी कारण से। अगर किसी भी कारण उसकी एवरेज कॉस्ट इंक्रीज करती है तो उसको पैमाने की हानियाँ कहते हैं। अब पैमाने की हानियाँ भी दो प्रकार की होती हैं, इंटरनल डिसइकोनॉमीज और एक्सटर्नल डिसइकोनॉमीज। नो पहले बात करते हैं इंटरनल डिसइकोनॉमीज की, आंतरिक हानियों की। आंतरिक हानियां एक फर्म को तब मिलती हैं या तब प्राप्त होती हैं जब उसके स्वयं के कार्य द्वारा उसकी एवरेज कॉस्ट क्या करे, इंक्रीज करे। अगर उसकी एवरेज कॉस्ट इंक्रीज करती है तो उसको हम इंटरनल डिसइकोनॉमीज कहेंगे। वैसे फर्स्ट ऑफ ऑल है मैनेजरियल डिसइकोनॉमीज, प्रबंधकीय हानियां। प्रबंधकीय हानियां हम जानते हैं कि फर्म जब बड़े स्तर पर उत्पादन करती है तो एक प्रबंधक के नीचे कार्य करने वाले लोगों की संख्या भी बढ़ जाती है। इससे क्या होती है, उसकी कार्य कुशलता में कमी आ सकती है, डिसीजन जो है वो गलत हो सकते हैं, डिले कर सकते हैं, ये सब उसकी एवरेज कॉस्ट को इंक्रीज करेंगे। टेक्निकल डिसइकोनॉमीज, तकनीकी हानियाँ। इसमें क्या होता है कि जब फर्म बड़े स्तर पर उत्पादन करती है तो उसकी कभी मशीनरी खराब हो जाए या मशीनरी को हम अनुकूलतम स्तर से ज़्यादा कार्य ले लें तो उसमें भी प्रॉब्लम आ सकती है, ये उसकी इंटरनल डिसइकोनॉमीज है। लेबर डिसइकोनॉमीज, बड़े स्तर पर जब फर्म उत्पादन करती है तो उसमें श्रमिकों की संख्या बढ़ जाती है। श्रमिकों की संख्या बढ़ने के कारण कई बार क्या होता है कि वहाँ पर लेबर यूनियन बन जाती है, लेबर यूनियन से वहाँ पर इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट हो सकते हैं, औद्योगिक जो झगड़े हैं वो स्टार्ट हो सकते हैं, लॉकडाउन लग सकता है फर्म को। ये सब भी फर्म की क्या कहलाएंगी, आंतरिक हानियाँ कहलाएंगी। मार्केटिंग डिसइकोनॉमीज, बड़े स्तर पे उत्पादन करने वाली जो फर्में होती हैं उनकी यातायात लागत ज़्यादा होती है, विज्ञापन लागत ज़्यादा होती है, ये सब भी उसकी एवरेज कॉस्ट को क्या करेंगी, इंक्रीज करेंगी। नाउ बाहरी हानियाँ। बाहरी हानियाँ फर्म को तब मिलती हैं जब उद्योग के विस्तार के कारण एक निश्चित सीमा से अधिक हो जाए। अर्थात एक उद्योग में जितनी फर्मों की संख्या होती है अगर उससे ज़्यादा फर्में आ जाए उद्योग में तो उस कारण से एक सिंगल फर्म को लॉसेस भी हो सकती हैं। वो कौन कौन से हो सकते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल शॉर्टेज ऑफ फैक्टर, जो साधन है उनकी कमी हो सकती है, जो ट्रेंड लेबर है वो महंगी मिलनी शुरू हो जाए या ना ही मिले या कम मिले, इस प्रकार से कच्चा माल जो वो कम मिले। सेकेंड, प्राइस कंपटीशन, नई फर्में आने के कारण क्या होगा, फर्मों में प्राइस कंपटीशन स्टार्ट हो जाएगा, उससे भी उनकी एवरेज कॉस्ट क्या करेगी, इंक्रीज करेगी, क्योंकि प्रॉफिट कम हो जाएंगे। नाउ ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, यातायात लागत बढ़ जाएगी क्योंकि यातायात के साधन जो वो क्या हो जाएंगे, महंगे हो जाएंगे। नाउ अब हमने ये बात कर ली है कि इंटरनल इकोनॉमीज क्या होती हैं, इंटरनल डिस इकोनॉमीज क्या होती हैं, एक्सटर्नल इकोनॉमीज क्या होती हैं, एक्सटर्नल डिस इकोनॉमीज क्या होती हैं। तो पैमाने प्रतिफल हमें कब मिलते हैं, जब हमारी इकोनॉमीज और डिस इकोनॉमीज में डिफरेंस आता है। अगर हमारी इकोनॉमीज ज़्यादा होती हैं डिस इकोनॉमीज से तो पैमाने के बढ़ते प्रतिफल मिलते हैं। अगर हमारी इकोनॉमीज डिस इकोनॉमीज के बराबर हैं तो हमें पैमाने के समान प्रतिफल मिलते हैं, और अगर हमारी इकोनॉमीज डिस इकोनॉमीज से कम है तो हमें पैमाने के घटते प्रतिफल मिलते हैं। थैंक यू।